जो किसी भी व्यक्ति के लाइफ में ये जो अलक्ष्मी योग आपने कहा है वो अट्रैक्ट करता है। लोग जो हैं सोसाइटी के अंदर बहुत लोगों को प्रताड़ित करके ऊपर बढ़ने की चेष्टा करते हैं। बात करें अलक्ष्मी की, तो हमारे देश के एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन है गौतम अडानी जी, जिनकी आप बात कर रहे हैं उनका ये अल्पकालीन था। और एक ऐसे बॉलीवुड की शख्सियत है जिनको हम बिजनेस वर्ल्ड में भी बहुत ऊपर देखते हैं, वो है किंग खान शाहरुख खान। 2029 से लेकर 31 तक 2 साल उनके लिए उनका अलक्ष्मी योग जो है वो। अब मैं ये समझना चाहता था कि डाइवोर्स, ये सोचते हो कि अष्टकूट मिलान कर लिया, कुंडली में गए, डेट ऑफ बर्थ डाली दोनों की और उसमें लिखा हुआ आया 27 गुण आउट ऑफ 36, कहते वाह बिंगो शादी हो जानी चाहिए। करेक्ट। नो, दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज रॉन्ग। अब वो खटपट चल रही है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, अब जो हो गया उसको तो हम बदल नहीं सकते। द मैरिज कैन बी सेव्ड, दैट इज द बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बेटा आपके लाइफ में आप इतने ही करोड़ कमा सकते हो, आप इतने ही बड़े आदमी बन सकते हो, इससे ज्यादा मत सोचो। मेरे अनुरूप नहीं है। मुझे आईएएस बनना था, मैं तो हो नहीं पाया। इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, प्रोफेशन, जॉब, एम्प्लॉयमेंट, इस तरह के काफी सारे सवाल इन सारे एरिया से आप लोगों के दिमाग में आते हैं। अब तक ना आप लोगों ने सिर्फ एक यूनिडायरेक्शनल वे में सोचना शुरू किया होगा। आपने सोचा होगा कि हाँ 10 किताबें पढ़ लें तो उसके बाद हमको सक्सेस मिल जाएगी। फिर हम सूझबूझ में पड़ जाते हैं, यार किताबें तो इतनी पढ़ ली तो भी हम बिल गेट्स जैसे सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए। उसके बाद हम क्या करते हैं, जाके हम कहीं ना कहीं जाके किसी का कोर्स कर लेते हैं कि भाई हाउ टू मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट या फिर हाउ टू मेक मनी फ्रॉम जॉब। और उसके बाद भी हमको रियलाइज होता है हम तो पैसे कमा नहीं पा रहे। कभी आपने थोड़ा अपने माइंड को अलग तरीके से सोचने का प्रयत्न किया है? क्या आपने कभी सोचा है कि देयर कुड बी एडिशनल फैक्टर्स जो शायद आपके सक्सेस को डिटरमाइन करते हैं, जो डिटरमाइन करते हैं कि आप शेयर बाजार में सक्सेसफुल हो पाओगे कि नहीं, जो डिटरमाइन करते हैं कि आप नौकरी से पैसा बना पाओगे कि नहीं? वेल, अगर नहीं सोचा है तो आज का पॉडकास्ट आपको विवश कर देगा सोचने के लिए। और मैं पहले ही बता दूं भाई, ओपन माइंडेड हो और सीरियस लर्नर हो तो ही इस वीडियो को आगे देखो, अदरवाइज आई एम गिविंग अ गारंटी, बिकॉज यहां पर नॉलेज की, ज्ञान की धाराएं बहने वाली हैं और ओनली पीपल हु कैन परसीव नॉलेज वही समझ पाएंगे। तो मैं आज एक स्पेशल गेस्ट को हमारे साथ लेके आया हूं। 30 साल से भी ज्यादा का अनुभव है उन्हें अपने डोमेन पे, और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से आपकी सारी चीजें, पैसे कमाने वाली चीजें ना, किस तरह से डिटरमाइन होती है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट मी वेलकम आवर गेस्ट विनय बिजरंगी जी। कैसे हैं सर आप? नमस्कार, बहुत अच्छे हैं सर, सीधे मुद्दे पे चलते हैं। अभी हाल फिलहाल में ना हमारे एक ताऊ हैं, ट्रंप ताऊ, वो बहुत सारे टैरिफ लगा रहे हैं, कभी इधर 25%, कभी 50%, इस प्रकार से चल रहे हैं। मैं ना पहला, आई नो हमको एक सीक्वेंस में जाना चाहिए, लेकिन मैं ना अपने पॉडकास्ट को ज्ञानकास्ट कहता हूँ कि ज्ञान की धाराएं स्टार्टिंग से बहें। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि आप हैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर और आपको बहुत महारत हासिल है। मुझे ये बताइए कि ये जो ट्रम्प भाई साहब करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका ज्ञान, आपकी एस्ट्रोलॉजी, आपकी नॉलेज क्या कहती है, किस प्रकार से भारत को इफेक्ट करने वाली आने वाले समय पे, प्लस ये कौन से सेक्टर्स को सबसे ज्यादा इफेक्ट कर सकती है? देखिए, जो सेक्टर्स को इफेक्ट कर रही है वो आपको सबको पता है, लेकिन मैं आपको इसका एक मूल रूप बताना चाहता हूँ। और मूल रूप का मतलब क्या हुआ कि भारत की आत्मा, और भारत की आत्मा या भारत का स्वरूप अगले 5-6 महीने में कैसे रहने वाला है। क्या वो डिक्लाइनिंग है, क्या वो ऊपर जा रहा है, और क्या वो कांस्टेंट है। जब हमको ये पता लग जाता है तो हम जो है अंदर जाकर पेनिट्रेट करते हैं। तो जो भारत का स्वरूप है अगले 5-6 महीने में किसी प्रकार से नीचे नहीं जा रहा, ना वो कांस्टेंट रह रहा है। उसका जो ग्रोथ पैरामीटर्स है, जो 5-7-8% की जो ग्रोथ है, वो हमको कांस्टेंट नज़र आती है। यानी कि उसके अंदर जो भी हमारे एक्सपोर्ट्स हैं या जो भी हमारी इंपोर्ट्स है, और वो उस रीजन से मतलब रखती है जिसकी आप बात कर रहे हैं ताऊ जी की, तो उससे फर्क अगर पड़ रहा होगा तो वो कहीं और से काउंटर बैलेंस होगी। नाउ दिस इज अबाउट इंडिया इन एज अ होल फॉर दैट मैटर। अगर हम इसको जनरलाइज बात करना शुरू करें कि इंडिया क्या होगा, तो वो ऐसा होगा। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर पे आ जाएं कि भाई फार्मा सेक्टर्स को इफेक्ट होगा या स्टील सेक्टर को इफेक्ट होगा, तो वो भी आंशिक होगा, या कि वो भी कोई लॉन्ग टर्म का फर्क नहीं पड़ रहा। अभी अगर हम इसको अगले 2-2.5-3 महीने के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो किसी ना किसी को छोटी मोटी मार लगेगी, लेकिन वो मार जो है वो इवेंचुअली ठीक हो जाएगी। तो जो अच्छे हैं, पुराने घोड़े हैं, काफ़ी समय से जो है वो चल रहे हैं,
उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, दिक्कत उनको आ सकती है जो कि छोटे प्लेयर्स हैं, जिन्होंने अभी आरंभ किया था या करने की चेष्टा कर रहे थे, पेपर्स अपने उस प्रकार से सेट कर लिए थे, लेकिन ये परेशानी होनी शुरू हो गई। क्योंकि जब मैं इसको पूरा इवैल्यूएट कर रहा था, तो मैंने ये देखा कि मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हैं। उन लोगों के ऑर्डर्स जो हैं वो रुक गए, या फिर वहाँ पर जब ओवरसीज़ हमारा सामान पहुँच गया उनका, तो वो वहाँ पर छुड़ाए नहीं जा रहे थे, क्योंकि अब रेट्स का फ़र्क हो गया और यहाँ पर जो रेट कमिटमेंट थी वो डिफरेंट थी। तो बहुत सारी चीज़ें होने लग गई। तो वो सब मेरे पास जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं वो आते हैं, कहते हैं हम क्या करें, हम तो परेशानी के अंदर आ गए या दिक्कत हो रही है। तो उन सबको मैंने यही आश्वासन दिया है कि 60-65 दिन की बात और है, उसके बाद आपकी सारी की सारी चीज़ें स्वतः चेंज हो जाएंगी। और प्लस आप जिस कंट्री या जिस रीजन को आप इस समय टारगेट कर रहे थे, थोड़ा सा उसको ब्रॉड करना शुरू कर दीजिए। आसपास जो है 800-900 किलोमीटर इधर, 800-900 किलोमीटर उधर जाइए, तो आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। क्या बात है सर, आपने ये लाभ की बात करी और उसके पहले आपने कुछ पुराने घोड़ों की बात करी। एक पुराने घोड़े बिजनेस जगत के हाल फिलहाल में कुछ समय से सुर्खियों में थे, ईडी का भी कुछ उनके उधर आया था, प्लस उनके जो भाई हैं वो तो बहुत ही बड़े हैं, ये भी एक समय पे बहुत बड़े हुआ करते थे। मुझे ना इस एग्जाम्पल के साथ भी मेरे को आप ये समझाने की कोशिश कीजिए, जितने लोग व्यापार चलाते हैं, बिजनेस चलाते हैं, प्रोफेशन चलाते हैं, ये एक समय पे बहुत ऊंची शिखाएं टच करते, बहुत ऊपर। चाहे हम एक समय पे बात करें, जैसे 1992 में हर्षद मेहता बहुत बुलंदियों पे थे, मतलब उनको बिग बुल और सारे नाम बताए जाते थे। फिर वैसे विजय माल्या को कहा जाता था कि विजय माल्या जैसा तो और कोई हो नहीं सकता। और अभी मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, लोग कमेंट्स में गेस कर ले। तो इस हिसाब से आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो मुझे दो सवाल है। पहला, ऐसा क्या इनके प्लैनेट्स के साथ कुछ हो जाता है, एस्ट्रोलॉजी में कुछ गड़बड़ होती है, या क्या हो जाता है कि ये अच्छे खासे जो जा रहे हैं वो गिर जाते हैं? और दूसरा, हमारे व्यूअर्स में से भी कुछ लोग होंगे जो एक अच्छा बिजनेस, जिनका टर्नओवर लेट्स से 5 करोड़ का टर्नओवर चल रहा था और अचानक से इस साल कुछ हो गया है जिसके कारण, तो क्या इसका कुछ प्लैनेट से लेना देना होता है? बिकॉज वो सब कुछ सेम कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, सब कुछ। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका, और मैं इसको आपको बहुत ऐसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उसको समझ जाएं। तो जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर हमको ये जरूर समझना चाहिए कि जो हॉरोस्कोप है वो बहुत चीजें गवर्न करता है। तो जो हमारे पास नेम है, फेम है, और जो मनी आ रहा है, क्या वो परमानेंट है, या फिर उसके अंदर थोड़ा सा कम हो रहा है, या थोड़ा सा बहुत कम हो रहा है, या फिर बिल्कुल कोलैप्स हो रहा है। ये कुंडली के अंदर पूरे के पूरे आदेश छुपे हुए होते हैं। और यदि ये आदेश कोई पढ़ ले और ये बता दे कि आपका कुंडली के अंदर इस समय एक दरिद्र योग एक्टिवेट होगा जो आपका सर्वमूल नाश कर देगा, तो उसको वहां पर सजग होना चाहिए। आप जिस महानुभाव की बात कर रहे हैं उनके कुंडली को मैंने पढ़ा है, उनके ऊपर ये परेशानियां जो हैं वो आ रही हैं। अब इसको पढ़ने के भी दो तरीके हैं। क्या वो बाउंस बैक करेंगे जैसे पहले थे? तो वो नहीं करेंगे। यानी कि हम बात आज की या 1 साल पहले की बात नहीं कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं आज से 10 साल पहले की। 10 साल पहले जो उनकी ख्याति थी, क्या वो वैसे ही इज गोइंग टू रिक्लेम दैट? नो, ही इज नॉट गोइंग टू रिक्लेम दैट। फर्स्ट रीडिंग इज दिस। दूसरी रीडिंग ये है कि अब उनके ऊपर जो ये परेशानियां आ रही हैं, क्योंकि उन्होंने बाउंस बैक करने के लिए बहुत सारे यतन जतन करे, और वो यतन जतन करे तो वो किसी न किसी की गिरफ्त में आ गए, चाहे वो कोई हो, एक हो, वाई हो, जेड हो। तो अब वो जिस गिरफ्त में आए हैं, तो क्या उनसे बाहर निकलेंगे? क्या वो संभल जाएंगे, या उनकी परेशानियां और खराब होंगी? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उनके लिए अगले 8-9 महीने बहुत क्रिटिकल हैं। 9वें महीने से आने के बाद उनके लिए पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। यानी कि जिस स्थिति में वो आज से 1-1.25 साल पहले थे, वैसे वो दोबारा रीगेन करने लग जाएंगे। यानी कि 8-9 महीने की अभी मशक्कत उनके जीवन में भी और होने वाली है, उसके बाद वो थोड़ा सा ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो ये पढ़ना बड़ा जरूरी है। और बहुत सारे हॉरोस्कोप्स होते हैं, मैं देखता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुंडली के अंदर ऐसा दरिद्र योग एक्टिवेट तो नहीं हो रहा जिसके अंदर एक लक्ष्मी योग होता है और एक होता है अलक्ष्मी योग। ऐसा ना हो कि कुंडली के अंदर, क्योंकि अगर लक्ष्मी योग होता है
उसके साथ में अलक्ष्मी योगा अवश्य होता है, उसका शैडो योग होता है वो। तो हमको ये ध्यान देना चाहिए कि कुंडली के अंदर कभी भी अलक्ष्मी योगा जागृत ना हो जाए, यानी हमारे डीड्स जो हैं वो ऐसे ना हो जाएं, हम राहु की गिरफ्त में ना आ जाएं, हम लालच में ना पड़ जाएं कि लक्ष्मी को लेते लेते हम और लेने की चाह में अपनी कुंडली के अलक्ष्मी योगा को एक्टिवेट कर रहे हैं। एंड दैट इज नोन एज कर्मा करेक्शन। वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू कर्मा करेक्ट अवरसेल्व्स आउट, और अदरवाइज वो अलक्ष्मी योग अगर जागृत हो गया तो वो जितनी आपके पास लक्ष्मी है वो तो जाएगी जाएगी, जो भी आपने अपना नेम फेम कमाया होगा वो भी साथ साथ चला जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबको समझना कि जिन्होंने पैसा कमाना शुरू कर दिया है, जिनके पास अच्छा अब घर संसार हो गया है, जिनके पास ठीक ठाक सी प्रॉपर्टी हो गई है, वो ये समझ लें कि ये जा भी सकता है यदि उन्होंने अलक्ष्मी योगा को एक्टिवेट होने दे दिया तो। ओके मुझे एक चीज बताइए इसी से कि कौन सी 2 या 3 चीजें हैं जो किसी भी व्यक्ति के लाइफ में ये जो अलक्ष्मी योग आपने कहा है वो अट्रैक्ट करता है। जितना मुझे समझ में आ रहा है ग्रीड आप जो कह रहे हैं, पर ऐसा अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो हमारा वीडियो भी देख रहे हैं और उन्होंने ठीक ठाक पैसा कमा लिया है, अब वो क्या किस चीज को फॉलो करें कि ये अलक्ष्मी योग उनके पास ना आए? देखिए सबसे पहली बात तो जो आपने कहा ग्रीड, उसके बहुत सारे मतलब अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, अगर ग्रीड ना हो तो हमारा विकास भी नहीं होगा। ग्रीड तो होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। लेकिन वो ग्रीड जो है वो किसके कंधों पे हो रही है, और वो कंधे वो आपकी ग्रीड को झेल भी सकते हैं कि नहीं झेल सकते हैं। बहुत बार लोग जो हैं वो सोसाइटी के अंदर बहुत लोगों को प्रताड़ित करके ऊपर बढ़ने की चेष्टा करते हैं। बहुत सारे लोग अपने हुनरवान इतने नहीं होते, लेकिन नेगेटिव वे में जो है वो अपने आप को पोर्ट्रे करके ऊपर बढ़ जाते हैं। ये सारे के सारे जो ग्रीड होते हैं वो राहु के कंधे पे होते हैं, यानी कि बिना बेस के होते हैं। और यदि बिना बेस के होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो जिस दिन परेशानी के अंदर आएंगे तो उसका बेस तो है नहीं, तो वो राहु उनको जहां पर लेकर गया है वो वहां पर उनको बिल्कुल ध्वस्त कर देगा, नीचे कर देगा। तो ये जरूर समझना चाहिए किसी भी व्यक्ति को कि जो भी वो काम कर रहा है वो उसका एक तरीके से उसके लिए वो है भी कि नहीं है, या ही हैज मेड अ फिक्शियस सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट टू गेट दैट, जो कि उसके वहां से निकल सकता है। मुझे एक चीज बताइए, जब हम बात कर रहे हैं अलक्ष्मी की, तो हमारे देश के एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं, गौतम अडानी जी। आपने देखा होगा कि उनके 2 साल पहले काफी मुश्किलें आई थी, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया, काफी सारी चीजें आई और उनके नेटवर्थ भी डाउन हुई, वहां से वो बाउंस भी किए थे कहीं ना कहीं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर आपने उनकी कुंडली देखी है या कुछ इस तरह के व्यापारियों का आपने देखा है जिसके बारे में आप उल्लेख करना चाहें? जी, तो जो भी इस प्रकार के लोग होते हैं तो वो हमारे स्कैनर से दूर नहीं रहते, क्योंकि वो हमारे लिए एक तरीके से पाठ्यक्रम भी होते हैं, हमारी नॉलेज को भी जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस पे लेके जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमको इवैल्यूएट ज़रूर करना चाहिए कि कौन सा योग किस समय जागृत है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, बच्चों का एक समूह है, और उनको एक बाग के अंदर कुछ आम तोड़ने हैं, और उस बाग में एक चौकीदार बैठा हुआ है, और वो बच्चे चंचल हैं, राइट, वो चाहते हैं कि वो आम तोड़ लें। तो वो क्या करेंगे, वो चौकीदार को बहकाएंगे या इंतज़ार करेंगे कि चौकीदार जब कभी घर निकल जाए, भोजन करने निकल जाए, तब जाकर वो बाग से आम तोड़ के लाएं। बिल्कुल। इसी तरीके से कुंडली के अंदर भी ग्रह होते हैं जो कि चौकीदार के रूप में बैठे होते हैं या परेशान करने के लिए बैठे होते हैं। यानी कि वो लोग जो कि अ, अपनी किस्मत का दरवाज़ा देख रहे होते हैं कि यार नहीं खुला, नहीं खुला, नहीं खुला, उनके लिए मैं ये बताने की चेष्टा कर रहा हूँ कि हमको ये ज़रूर देखना होता है कि कुंडली के अंदर कौन से ग्रह किस पोटेंसी के साथ बैठे हुए हैं, और कब जो है वहाँ से एक निकलने का रास्ता हमको मिल जाए। ये रास्ता बहुत सारे बिजनेसमैन को समझ में आता होगा कि हो सकता है कि उनको पता लगता हो, लेकिन बहुधा ऐसा होता नहीं है। बहुधा हम ही बताते हैं कि आप जो है ये वाला काम तब करिएगा, ये वाला काम तब कीजिएगा, ताकि आप जहाँ से आप निकल पाएं। और यहीं पर वो जो आप जिन्होंने जी आपने जी। जिनका नाम लिया, मैं उनका बताना चाहता हूँ कि अ,
जब ऐसी कुंडलियां आती हैं या ऐसी परेशानियां आती हैं, तो ये हम देखने की चेष्टा करते हैं कि भाई ये जो जो उनके ऊपर ये विपत्ति आई है, एक मैसिव विपत्ति आई है, क्या ये अल्पकालीन है या कि दीर्घकालीन है? अगर अल्पकालीन है तो ये कितने समय तक रहने वाली है और इसका निवारण क्या है? ऐसा तो नहीं है कि अल्पकाल में ही इतना बड़ा काम हो जाए कि दीर्घ काल तक के लिए कुछ बचे ही ना। और उसके लिए क्या हमको उपाय करने चाहिए? उपाय से मेरा मतलब है क्या करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए, और यदि ये दीर्घकालीन है तो दीर्घकालीन के भी ये क्या क्या नाश या सर्वनाश करके जाएगी, हमको उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जो जिनकी आप बात कर रहे हैं उनका ये अल्पकालीन था, और आज भी आगे भी आएगा, क्योंकि उनकी कुंडली के अंदर कुछ ऐसी प्लेसमेंट है ग्रहों की जो कि बार बार एक्टिवेट होती है, और एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन भी जो ट्रांजिटिंग प्लैनेट्स होता है उससे होता है। मजे की बात यह है कि उनके हॉरोस्कोप के अंदर बहुत शीघ्र तरीके से जो चलने वाले प्लैनेट्स होते हैं, जैसे वीनस और मरकरी, ये एक्टिवेट कर रहे हैं। ये हर महीने, हर 2 महीने, हर 3 महीने के बाद एक्टिवेशन कर देते हैं। मान लीजिए कि कोई एक्टिवेशन शनि के द्वारा हो रहा हो, तो वो एक बार एक्टिवेट डीएक्टिवेट हुआ तो अब वो 2.5 साल के लिए बाद खत्म हो जाती है। लेकिन उनकी कुंडली के अंदर ये जो जो ये शीघ्र गति या फिर अतिगामी जो हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो कर रहे हैं, तो उनके पास ऐसी आगे भी आने वाली हैं। लेकिन उनकी जो जो उनका सूर्य है वो बलिष्ठ है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे एक चीज बताइए, आपके पास मान लीजिए कोई क्लाइंट आते हैं और आपने कोई बहुत बड़े बड़े आपके क्लाइंट्स हैं, हम नाम नहीं लेते, लेट्स से कोई बिजनेसमैन आते हैं और वो आपको कहते हैं कि इस तरह से इनकी सेम स्थिति चल रही है, तो इसकी कोई रेमेडीज नहीं होती हैं कि भाई आप अगर कुछ सोल्यूशन, क्योंकि वो आपसे एट द एंड सोल्यूशन लेने ही आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि सर हमारे इसमें समस्या है, तो इसकी कुछ रेमेडीज नहीं होती है? देखिए, बहुत सारी रेमेडीज होती हैं जो कि हम उनकी कुंडली के हिसाब से बताते हैं, और रेमेडीज जो है पूजा पाठ, ठीक है ना, अनुनय विनय, दान, इस प्रकार से होता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि इसके एक सिंबॉलिक मतलब भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कि आपके लिए इस समय शनि भारी है और आपको शनि की पूजा करनी चाहिए या शनि का दान देना चाहिए, इससे आपका काम सिद्ध हो जाएगा। या फिर शनि और राहु का कॉम्बिनेशन है जो आपको परेशान कर रहा है, आप ये पूजा करिए और ये दान दीजिए, इससे आपका काम हो जाएगा। ये मैं उनको बताया, लेकिन इसके पीछे का मतलब ये है कि जैसे ही वो ये काम करते हैं तो उनको ये बुद्धि आती है। शनि का मतलब होता है कोई वर्कर है, शनि का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि उनके लिए इस समय काम सिद्ध कर सकता है, जो कि उनको इस समय नजर नहीं आ रहा है। जैसे ही वो अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन करेंगे तो वहां से उनको कोई रास्ता मिल जाएगा जिससे उनका काम सिद्ध हो जाएगा। मैं कहता हूं कि राहु के दान कर दो भाई जाकर। राहु का मतलब होती है हवा, राहु का मतलब होता है सीक्रेट, राहु का मतलब होता है कि कोई चीज जो आपसे छुपी हुई हो। जब आप दान करना शुरू करते हैं तो आप राहु से अनुनय विनय करते हैं कि ये है वो है, दान कर रहा हूं मैं आपके, तो आपको कहीं ना कहीं से ये स्ट्राइक होना शुरू हो जाता है कि वो व्यक्ति है, उसने ये काम किया है, वहां से ऐसा हुआ है और ये बात ऐसे खुल सकती है। और फिर जब आप अपनी चीजों को इग्नाइट करना शुरू करते हो तो सब चीजें एक्टिवेट होना शुरू हो जाती हैं और आपको सूत्र पता लग जाते हैं, आपको सॉल्यूशन पता लग जाते हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि आपके पीस ऑफ माइंड के लिए उपाय होते हैं जिससे कि आपको सही कॉर्ड स्ट्राइक हो जाए और आप उसके अंदर ट्रायम्फ हो जाओ एक तरीके से। सर मुझे एक चीज बताइए, एक तो हो गया बॉलीवुड, लेकिन एक ऐसे बॉलीवुड की शख्सियत है जिनको हम बिजनेस वर्ल्ड में भी बहुत ऊपर देखते हैं, वो है किंग खान, शाहरुख खान। शाहरुख खान जी का हम ऑब्वियसली ही वाज नॉट फ्रॉम अ फिल्मी बैकग्राउंड, वो बिल्कुल नीचे से ऊपर आए हैं, और उनकी काफ़ी कहानियां होती हैं कि एक बार उन्होंने कहीं पे खड़े होकर कहा था कि मैं इधर का सबसे बड़ा बंगला लूंगा, उनने बंगला भी ले लिया। बिजनेस भी उनका बहुत बड़ा है, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट हो गया, मूवी प्रोडक्शन हो गई, हर चीज़ में उनकी कुंडली आपने कभी स्टडी, ऐसा क्या है उनके उसमें कि वो जहां हाथ डालते हैं वो सोना हो जाता है? देखिए, मैंने उनकी कुंडली भी देखी है और मैंने उनको आगाह भी करता हूँ कि उनकी कुंडली के अंदर बहुत अच्छे योग हैं, प्रचंड लक्ष्मी योग है। लेकिन जब लक्ष्मी योग होता है तो अलक्ष्मी योग भी साथ साथ होता है। तो उनका जो अलक्ष्मी योग है वो बीच बीच में कुछ समय के लिए एक्टिवेट होता है, लेकिन वो ज़्यादा एक्टिवेशन के अंदर है नहीं। लेकिन 2029 से लेकर 31 तक 2 साल उनके लिए उनका अलक्ष्मी योग जो है वो सुपर एक्टिवेटेड है।
तो जो आप आज मुझे बात बता रहे हैं वो उनके 30 साल पुराने करियर को लेकर बता रहे हैं, लेकिन जो मैं आपको बात बता रहा हूं वो मैं सन 2029 से लेकर 31 तक बता रहा हूं, जिसके अंदर जो उनका एम्पायर है उसके कुछ पिलर्स जो हैं हिल सकते हैं और वो हिला हुआ महसूस करेंगे अपना आप को। और वो एक्सटेंट कितना हो सकता है? वो एक्सटेंट उतना हो सकता है जितना मिस्टर अमिताभ बच्चन हिला हुआ अपने आप को एक जमाने में महसूस कर रहे थे, वो उस एक्सटेंट तक हो सकता है। तो ही हैज टू बी वेरी कॉशियस while executing certain jobs or certain things in this कार्यकाल। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि जब मेरे पास कोई व्यक्ति आता है और बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छे उसके पास सिस्टम चल रहे होते हैं और वो पूछता है कि सर ये सब कुछ ठीक चल रहा है, अब ये मैं जो हूँ वो एक्सपेंशन के लिए जा रहा हूँ, और मुझे अगर नज़र आ जाए कि एक्सपेंशन के अंदर कोई परेशानी वाली बात है तो मैं उसको कॉशन दे देता हूँ कि भाई जो काम कर रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन एक्सपेंशन अभी ठहर जाओ, एक्सपेंशन नहीं करना, किसी नए व्यक्तियों के साथ हाथ नहीं मिलाना। किसी हाथ मिलाने का मतलब ये है कि कोई नए वेंचर्स के अंदर कोलैबोरेशन करना शुरू कर दिया, ये मत करना। अगर कोलैबोरेशन करना मजबूरी है तो ऐसे 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 कोई विदेशी ताकत, कोई बाहर का लोग, कोई इधर से लोग जिनको जानते ना हो वहां पर मत चले जाना, उधार मत दे देना, या फिर कहीं पर इक्विटी मत ले लेना ऐसी जो कि आपके लिए परेशानी का सबब बन जाए। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बताई जाती हैं। तो जो जिनका आपने नाम लिया, जो मैंने उनको बताया कि 2029 से 31 उनको वो हीट फील होनी शुरू हो जाएगी, और उसके लिए वो कमिटमेंट हो सकता है कि 2028 या 27 में ही करना शुरू कर दें। तो मैं उनको बस थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि वाइल यू इन्वेस्ट यू आर open to do that, but still you should be taking a due consultation with some learned astrologer so that he can guide you कि क्या जो है आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। एंड माइंड यू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम बताने जा रहा हूं मैं आपको कि एक आपने स्टोरी सुनी होगी जिसके अंदर कुछ समय के लिए किसी व्यक्ति ने, उसने राजा से पूछा कि बताओ तुम क्या करना चाहते हो। कहता मुझे एक दिन के लिए बना दीजिए राजा। तो उसको राजा बना दिया एक दिन के लिए। तो वो सामने आ गए मंत्री के साहब इसको दंड देना है, तो क्या दंड दिया जाए। अब वो बेचारा एक नॉर्मल सा व्यक्ति था, उसने अपनी पूरी की पूरी शक्ति लगा दी, इसको ऐसा करो 10 पैसे का दंड लगा दो। तो मतलब दैट इज व्हाट ही कुड थिंक। तो आपका जो एसोसिएट या जो आपको कंसल्टेशन देने वाला हो उसको आपके मैग्नीट्यूड का पता होना चाहिए कि आप किस मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। मतलब 500, 700, 1000 करोड़, 1500 करोड़ वो उसने देखे ही ना हो, मतलब 5000 करोड़ उसने देखे ही ना हो, वो करोड़ 2 करोड़ के बारे में सोचते वहीं पर निढाल हो जाए। तो ऐसे लोगों से भी आपको समझना चाहिए कि हु इज द राइट पर्सन टू हुम टू गेट एसोसिएटेड टू, अदरवाइज देयर कैन बी सम प्रॉब्लम्स। वाओ सर, अभी तक बहुत अच्छे इंसाइट्स मिल रहे हैं। दोस्तों आपको कुछ भी पसंद आ रहा है लाइक ज़रूर कीजिएगा। सर मेरा एक सवाल है अब आपसे, अब थोड़ा सा हम इसको एक आगे जैसे हम लोग कंटेंट की दुनिया में देख रहे हैं, लास्ट 1-2 साल में ना काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर्स के लाइफ में भूचाल आया हुआ। अगर आप न्यूज़ तो देखते ही हैं, यूट्यूब पे भी काफ़ी सारा बहुत बहुत भूचाल आ रहा है। तो मैं समझना चाहूँगा आपसे 2 चीज़ें। पहला, इसमें भी क्या आपको लगता है एस्ट्रोलॉजी का योग है? सेकंड, अगर आप नाम लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, नहीं लेना चाहें नहीं ले सकते हैं। अगर आपने कुछ क्रिएटर की, अगर आपने कहीं पे कुंडली देखी है, इन्फ्लुएंसर या जो फेमस है ऑन यूट्यूब या इंस्टाग्राम, और आप उससे उस विषय में अगर आप कुछ बताना चाहेंगे कि हाँ मैंने ये चीज स्टडी करी है और इस पर्टिकुलर इंसान के लाइफ में अभी भी उतार चढ़ाव आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसको ना थोड़ा सा मैं रिफाइन करता हूं कि कंटेंट क्रिएटर हो, यूट्यूबर हो या इंस्टा के ऊपर फेमस हो, इसको साइड में रख देते हैं। उसका ब्रेड एंड बटर तो वो है ना, हाँ, जहां से वो उसको मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका वो प्रोफेशन है जी। तो किसी भी प्रोफेशन के अंदर अगर आपके पास लक्ष्मी है तो अलक्ष्मी योग है। दैट इज वेरी, ये क्लियर हो गया, ये मुझे भी क्लियर हो गया, बिल्कुल। अलक्ष्मी योग हो सकता है। अब अलक्ष्मी योग कैसे एक्टिवेटेड हो रहा है? मान लीजिए कि आप कंटेंट क्रिएटर हैं जी, तो आपका काम तो वीनस का ही है, शुक्र का काम है आपका। शुक्र का एसोसिएशन राहु केतु से अगर हो रहा है किसी भी कारण से, तो आपको अपने शुक्र पे और मुंह के ऊपर कंट्रोल नहीं है, संयम नहीं है। आप कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी कहीं पर भी किसी को हर्ट हो सकता है। ये वाली इस बात जो है वो एक्टिवेटेड हो सकती है। तो चाहे वो कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, तो ही हैज टू, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिनका बिजनेस बिल्कुल सही चल रहा है, मैं उनको भी एडवाइस करना चाहता हूं कि भैया
आपका सही चल रहा है ना, भगवान करे इससे 4 गुना सही चले, लेकिन अपने अलक्ष्मी योग को आइडेंटिफाई कर लो, नंबर 1। नंबर 2, व्हेन दिस योगा इज गोइंग टू गेट एक्टिवेटेड, इसको आइडेंटिफाई कर लो। क्योंकि ओके। एक बार लाइट मिल गई ना, आपको इंसाइट मिल गई, भाई फलानी रोड के ऊपर उस माइलस्टोन पे जाकर एक गड्ढा है, आपको वो नेगोशिएट करना है। या तो आपको म्युनिसिपैलिटी को फोन करना है कि गड्ढा भर दो, या फिर आपको अपनी गाड़ी वहां से हटा के किसी और रूट से लेके जानी है। तो दिस इज व्हाट एस्ट्रोलॉजी डज, कि आपको बता दिया कि उस समय वहां पर एक परेशानी का एक आएगी, और परेशानी इतनी विस्तृत होगी। छोटी मोटी परेशानी होगी, उसके लिए बहुत छोटे मोटे रेमेडीज होते हैं। कोई बड़ी सी परेशानी होती है तो बड़े रेमेडीज होते हैं। बड़े से मेरा मतलब ये है कि ये काम मत करना, ये काम अभी सोचो ही मत, इसके साथ कोलैबोरेट ही मत करो। बहुत लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि सर हमारा ये होटल है और एक बहुत ही बढ़िया पार्टी मिल गई है, वो कह रही है कि वहां बना दो और हम उसको ऑपरेट कर लेंगे। भैया मत करो, तुमने अभी 250-300 करोड़ रुपए निवेश करने जा रहे हो, ये तुम्हारा जो है तुम्हारे लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। चौथे साल में ये व्यक्ति जो तुमसे कह रहा है कि तुम्हारा ऑपरेट कर देगा XYZ जगह पर, वो करने वाला नहीं है, आपके लिए परेशानी होगी। हो सकता है कि आज की दशा आपकी बहुत अच्छी चल रही हो, लेकिन जब आपका ये बन के तैयार होगा, उस समय आपकी दशा हल्की होगी। तो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल कि आज अगर आपको कोई चीज अपने आप हाथ बढ़ा रहा है, तो हो सकता है दशा बहुत अच्छी हो, गोचर बहुत अच्छा हो, ट्रांजिटिंग प्लैनेट बहुत अच्छे हो, लेकिन जब ये बन के तैयार होगा तो उस समय क्या होगा। तो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ दैट ऑल्सो। अब सर मैं कुछ आपके एक्सपीरियंस है, क्योंकि इतने अनुभवी व्यक्ति है और एक्सपीरियंस हमने चीजें नहीं ली, मैं 2-3 केसेस आपसे समझना चाहूंगा। आपके पास क्या इस प्रकार के क्लाइंट आए हैं, और मोटा मोटी आप इस तरह के क्लाइंट्स को क्या सजेस्ट करते हैं? क्योंकि आई एम प्रिटी श्योर इस तरह के हमारे कुछ व्यूअर्स भी हैं, कमेंट्स में कभी कभी आते हैं। एक व्यक्ति है, उन्होंने अपना बिजनेस चालू करा, बहुत अच्छा चला, रियल एस्टेट का बहुत बड़ा बिजनेस चला। अनफॉर्चुनेटली डाउनफॉल आया और वो कर्जे में आ गए, क्योंकि रियल एस्टेट इज अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव थिंग। वो मान लीजिए 50 करोड़ के कर्जे में आ गए। क्या इस प्रकार के कर्जे वाले क्लाइंट आपके पास आते हैं, और आते हैं तो उनको जो सोल्यूशन अगर आप देते, किस प्रकार से देते हैं? और आइडियली क्या ये चीज 1 साल में सॉल्व होगी, 2 साल, क्या ये भी हम एस्ट्रोलॉजी से डिफाइन कर सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरा ऑफिस नोएडा में है, और पिछले 10 साल के अंदर नोएडा के अंदर कितने सारे जो रियल स्टेट डेवलपर्स थे, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट शुरू किए और बेचारे बंद हो गए, किसी न किसी कारण से बंद हो गए। उनमें से कुछ शुरू हो चुके हैं और कुछ जो हैं वो हमेशा के लिए बंद हो गए। तो क्योंकि मेरा ऑफिस नोएडा में है, तो ऐसे मैं कम से कम 20-25% लोगों को जानता हूँ जो कि मेरे पास आके मुझसे ये पूछते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो मेरे पास इसका कंप्लीट पिक्चर है कि क्या है क्या नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि टाइमिंग्स, अगेन जो मैं पहले बात कर रहा हूँ कि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बहुत बार आपकी कैपेसिटी के बियॉन्ड है कि आपकी बोरिंग पावर है कितनी। मान लीजिए कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो 500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, और आपके पास हैं 25 करोड़ रुपए। आप इस उम्मीद पे हैं कि 200 करोड़ रुपए मार्केट से उठा लेंगे, और फिर इस उम्मीद पे हैं कि आप उसको ऐसे बेच देंगे हवा में कि बाकी के पैसे तैसे आ जाएंगे। और आपकी बोरोइंग जो है वो पावर आपके हॉरोस्कोप में या तो उतनी है नहीं, या जब आपका ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है और जब ये आप इसके टाइमलाइन को समझ रहे हैं, तब तक वो बोरो हो नहीं पा रहा है, या मार्केट से आपको वो पैसा नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने किसी से पैसा उठाया, और आपके पास अब क्योंकि आपका प्रोजेक्ट चल रहा है और आप उसको 2%, 3%, 4% महीने का ब्याज दे रहे हो, और आप वहां तक नहीं उसको पुल कर पा रहे हो जहां पर आपको जाकर थोड़ा सा रिवाइवल मिल रहा है, तो आपका जो विनाश है उस प्रोजेक्ट से सर्वथा सिद्ध हो जाता है। यानी कि वो एक टर्मिनेशन भाव हो जाता है कि 8th हाउस तक पहुंचे और फिर वहां से आपका बिल्कुल बंद हो गया। सिर्फ वही सर्वाइव कर पा रहे। बड़े बड़े नाम खत्म हो गए, बड़े बड़े नाम खत्म हो गए। सिर्फ 2-3 नाम ऐसे चले जो कि खत्म होने की कगार पे थे, लेकिन वो किसी तरीके से उस टाइम को झेल गए, जो टाइम उनको बताया है यहां तक झेलो किसी तरीके से, उसके बाद तुम्हारा रिवाइवल हो सकता है। तो वो झेले वहां तक किसी तरीके से, सब कुछ बेचने के बाद झेले।
लेकिन फिर वो धीरे धीरे चलने शुरू हो गए। तो टाइमिंग का खेल है ये, टाइमिंग देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके सर, दूसरा केस, अब थोड़े रिश्तों पे आते हैं। आजकल डाइवोर्स बहुत कॉमन चीज हो गई है। अब मैं ये समझना चाहता था कि डाइवोर्स क्यों हो रहा है, ये सब मेरे को नहीं समझ, मुझे ये वो भी समझूंगा, लेकिन पहले मुझे ये भी समझाइए इसके साथ साथ कि कोई कपल है जो पहले बहुत ज्यादा प्रेम में थे, बहुत ज्यादा लव में थे, और उनकी शादी के समय पे देखिए, जैसे हमारे हम सनातन धर्म में कह लें या हिंदू संस्कृति में सबकी कुंडली मैच होती है, कुंडली मैच के बाद योग निकाला जाता है और उनका ब्याह कराया जाता है। उन्होंने तब तो शादी कर ली, हैप्पीली मैरिड थे, लेकिन फिर 3 साल बाद अचानक से, 2-3 साल, आजकल 3 साल भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं, तो उतने में आपको पता है आजकल क्या होता है, मीडिया तो भरे हुए हैं इन सारी चीजों में। ये क्या हो रहा है? क्योंकि आप, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप हैं एक्सपर्ट इन एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, होरोस्कोप, इन सारी चीजों में। कुंडली तो सर यहां पर भी मैच करेगा ये, तभी तो शादी हुई है, फिर क्यों टूट रही है शादियां? भ्रांतियां हैं बहुत सारी, वो मैं खत्म करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि वो कुंडली मैच नहीं हुई, जिसको आप मैच समझ रहे हैं। तो मैच करने के बड़े सारे तरीके होते हैं। आप अपने घर में कोई खाना बनाते हैं तो सैंडविच ही बनाते हैं, तो सैंडविच बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। बिल्कुल। तो एक पर्टिकुलर तरीके से अगर वो सैंडविच बनाया जाए तो आपको अच्छा लगता है, वरना अच्छा नहीं लगता। करेक्ट। इसी प्रकार से मैचिंग का भी होता है कि एक पर्टिकुलर तरीके से हो तो ही उसका फायदा है, वरना सारा एलिमेंट्री खेल है। मैचिंग का मतलब होता है कि जो ग्रह शादी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उनकी एनर्जी दो हॉरोस्कोप के अंदर बैलेंस आउट होनी चाहिए। यदि आपके हॉरोस्कोप के अंदर ये नजर आता है कि जुपिटर, जो कि कारक होता है शादी का, वो अच्छा नहीं है, यानी कि वो लॉन्ग लाइफ ऑफ मैरिड नहीं देता है, ऑफ मैरिज नहीं देता है, तो आपके काउंटर पार्ट यानी आपके स्पाउस में वो चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए। ओके। अगर ये नजर आता है कि आपके हॉरोस्कोप के अंदर वीनस बहुत स्ट्रांग है, तो वो वीनस अपनी स्पाउस के लिए स्ट्रांग है, या वीनस जो है वो किसी दूसरी लड़की के लिए स्ट्रांग है, ये देखा जाता है। ओके। राइट। तो ये जो है मतलब कि एक तरीके से आपका जो कैरेक्टर है उसका एनालिसिस होता है। और फिर ये देखा जाता है कि अगर एक व्यक्ति के अंदर कोई टेम्परामेंटल इश्यूज हैं, तो दूसरा व्यक्ति उसको टेम्परामेंटली काउंटर बैलेंस कर सकता है कि नहीं कर सकता है। मैं ना जाने कब से, दसियों साल से अपने ब्लॉग्स के थ्रू, अपनी वेबसाइट के थ्रू, अपने प्रोग्राम्स के थ्रू बताता हूं कि भाई आप क्या करते हो, ये सोचते हो कि अष्टकूट मिलान कर लिया, कुंडली में गए, डेट ऑफ बर्थ डाली दोनों की, और उसमें लिखा हुआ आया 27 गुण आउट ऑफ 36, कहते वाह बिंगो, शादी हो जानी चाहिए। करेक्ट। No, that is not true. That is wrong. Why? It might be right. It might be right. But it is not absolutely right. हमको उसके बाद, that is the first layer of checking. हमको उसके बाद subsequent layer चेक करनी पड़ती है, जिसकी मैं चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूं। आजकल परिवार के डायनेमिक्स बिल्कुल चेंज हैं। लड़कियां वैसी नहीं हैं जो आज से 40 साल पहले थी। आज से 40 साल पहले लड़कियां, मेरी माँ, मेरी दादी अलग थी, राइट? वो एक बंधन में रहती थी, उनके पास स्वायत्ता नहीं थी, उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं था। तो यानी कोई नेगेटिविटी घर में हो भी रही है तो उनका ये एक कर्तव्य समझा जाता था कि उनको वो सह लेना है। आजकल कोई सहने को तैयार नहीं है, तो इसका मतलब हॉरोस्कोप उन तरीकों से नहीं देखा जाता जिस तरीके से 40 साल पहले देखा जाता था। वी हैव टू सी दैट इफ द फीमेल इज फाइनेंशियली एक्टिव, देन अंडर दैट फाइनेंस how she acts, can she even cope up with the negativity of the boy और vice versa? Boy जो है वो उसकी negativity का counter balance कर सकता है कि नहीं कर सकता? जी। तो this is something we have to understand, and then very important कि at what point of time this marriage can break and under what circumstances, कि किस तरीके से ये लड़की जो है वो सास ससुर के कितने प्रेशर को झेल सकती है, ये जो लड़का है वो अपने सास ससुर के प्रेशर को कितना झेल सकता है। अगर ये लड़की बहुत बार हर चीज के लिए माँ से पूछती है तो लड़का जो है कितना इसको, मतलब उसका टेम्परामेंट कितना है, या फिर लड़का अगर मम्मी 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 करता है ज्यादा तो ये लड़की जो है वो कहां तक इसको झेल सकती है। ये सब चीजें शादी के पहले मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप से मिलाई जाती हैं। और कौन से पंडित जी ये मिलाते हैं? कोई नहीं मिलाता, किसी को आता नहीं है, बिल्कुल आता ही नहीं है। तो जो हम ये कहते हैं, ये वक्तव्य देते हैं कि
हॉरोस्कोप मिला लिया मैंने, फिर शादी कर ली, लेकिन 2 साल के बाद शादी टूट गई क्योंकि उनकी कुंडली मिली ही नहीं थी। मिलने का तरीका जो मैं बता रहा हूं वो होता है कि रिएक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन इन अ पर्टिकुलर इवेंट। आज की डेट में आपकी डेट, आप डेट कर रहे हो किसी लड़की के साथ, आपको कुछ पता ही नहीं है, कल जो है शादी करने के बाद शी इज योर वाइफ, आपके घर में मामा जी आए, अरे भाई मामा जी के पैर छुओ, मैं तो नहीं छूती हूँ, आपको वहीं पर वो बुरी लगने लग जाएगी बात। जी बिल्कुल आप बिल्कुल। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं कि हमारे घर की तो प्रथा है, कहता टू हेल्प विद योर प्रथा। अब आप कहो कि अच्छा, हाँ अच्छा, अब वो जो है वो दोनों में खटक गई सिर्फ पैर छूने पे। तो ये कौन मिला सकता है? ये नहीं मिला सकते जब तक आप टेम्परामेंटली उसको जो है काउंटर बैलेंस ना कर लें। तो मैं ये आपको इस चैनल के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से सबको बताना चाहता हूं कि भाई कुंडली मैच कर लो, चाहे आपकी 10 साल से भी कोर्टशिप चल रही हो। ये जरूरी नहीं है कि 3 महीने भी नौकरी कह रहा हूं, वो शादी चले, वो टूट सकती है, वो टूट सकती है क्योंकि आपने अभी तक एज अ मैन एंड वाइफ नहीं अपने आप को दिया। अभी तक आप बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हो, अभी वो लड़की उसको गाली देती है, लड़का गाली देता है, दोनों जो है वो एक डिफरेंट चीजों में है। द सन शाइन्स वेरी डिफरेंटली आफ्टर मैरिज, इट इज नॉट द सेम सन। तो एक बार ये देखना बहुत जरूरी है। तो सर इसी में मेरा एक एक्सटेंशन है कि लेट्स से प्रॉब्लम हो गई है, लेट्स से अरेंज मैरिज करिए, अब कुछ माँ बाप ने अब जाके ये पॉडकास्ट देखा है, उनने बच्चों की शादी करा दी है, अब 4 साल हो गए शादी को, अब वो खटपट 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 चल रही है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, अब जो हो गया उसको तो हम बदल नहीं सकते, क्या इस स्टेज पे भी हम कुछ चीजें कर सकते हैं इन पर्टिकुलर रिलेशनशिप्स को बचाने के लिए? यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो लोग, क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम वही लोग आते हैं जिनका जो है सन 2015 में शादी हुई है और अब 2025 में आकर जो है वो ब्रेकअप के आसपास पहुंच चुका है। 2020 में शादी हो गई कोरोना के अंदर और अब ब्रेकअप पे आ गया है। ये मेरे पास मैक्सिमम लोग आते हैं जी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि द मैरिज कैन बी सेव्ड, दैट इज द बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि द मैरिज कैन बी सेव्ड। वाई इट कैन बी सेव्ड? वाई? बिकॉज आप बहुत सारी चीजें जो एक एस्ट्रोलॉजर बता सकता है कि भाई ये काम आपको अपने जीवन में लाना ही पड़ेगा, तब जाकर ये मैरिज बचेगी। मान लीजिए कि एक लड़की है, वो स्टबर्न है, वो जिद्दी है, वो जो है स्पॉन्टेनियस है, या फिर वो ओवर रिएक्टिव है। अगर वो ये चीजों को ठीक नहीं करेगी तो उसकी शादी बच नहीं सकती। और ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मैं लड़के को नहीं बताऊंगा ये कि तेरी जो वाइफ है ना वो हमेशा स्टबर्न रहेगी और हमेशा ओवर रिएक्टिव रहेगी, तेरे को तो ये झेलना पड़ेगा, चाहे तू श्यामा से शादी कर चाहे अनीता से शादी कर, तो वो भी समझेगा कि यार ये मेरी कुंडली की बात है। मतलब दिस इज हाउ वी बेसिकली ट्राई टू डू पोस्ट मैरिज एस्ट्रोलॉजिकल काउंसलिंग फॉर दैट मैटर, कि ये बात समझने की कोशिश करो कि यू आर बाउंड टू गेट अ फीमेल ऑफ दिस साइड, यू आर बाउंड टू गेट अ मेल ऑफ दिस सॉर्ट। अब अगर तुम इससे नहीं करोगे, तुम ये सोच रहे हो कि मेरे लिए कोई दूसरा मिस्टर राइट होगा या मेरे लिए कोई दूसरी मिसेस राइट होगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमको जो है वो उनको थोड़ा सा पॉजिटिव फीडबैक देते हैं और 2-4-5 सेशंस होते हैं, तो फिर उनका गाड़ी जो है ठकर करके चलना शुरू हो जाती है। गॉट इट। सर मुझे एक चीज़ बताइए कि ये हम रिश्तों की इतनी सारी बातें कर रहे हैं, अब थोड़ा सा आगे वापस हम आते हैं पैसों की बातों में, क्योंकि हमारे व्यूअर सबसे ज़्यादा पैसों में एक्साइटेड रहते हैं। अब रिश्ते और पैसों को भी हम थोड़ा सा मिला देते हैं। क्या होता है कि बहुत सारे रिश्ते का बुनियाद ही होता है पैसा। अब सीन ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे फीमेल्स या मेल्स फॉर दैट मैटर शादी करते हैं लुकिंग इनटू द कमर्शियल स्टेटस, कि भाई क्या सामने वाले का क्या स्टेटस है। बड़े बड़े लोगों में भी हमने देखा है, बड़े बड़े उद्योगपति में भी ये चीज़ होती है। अब बहुत लोग उस स्टेटस के साथ तो शादी कर लेते हैं, बट देन किसी पॉइंट पे, जैसे कि हमने बात करी है, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसके चक्कर में थोड़ा फाइनेंशियल स्टेटस ऊपर नीचे हो जाता है। मुझे आपसे ये चीज़ समझनी है कि जब एस्ट्रोलॉजी की बात आती है, जब हॉरोस्कोप की बात आती है, तब हम स्टार्टिंग पॉइंट से, जब इंसान पैदा होता है या लेट्स से जब उसका बचपन होता है,
तब से क्या हम सारी चीजें थ्रू एस्ट्रोलॉजी और ये सारी चीजें डिसाइड कर सकते हैं, हॉरोस्कोप कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपके पास कोई आया अपने बच्चे को लेके जिसकी उम्र 3 साल है, जस्ट छोटा बच्चा है, क्या आप अभी से लुकिंग एट हिज और हर एस्ट्रोलॉजी एंड हॉरोस्कोप ये सब प्री डिटरमाइन या प्री डिफाइन, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके प्रिडिक्शन मैंने देखी हुई है बहुत सटीक होती है, इलेक्शन वाली मेरे को ध्यान है, तो उसी से रिलेटेड मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप 3 साल का बच्चा है, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बेटा आपके लाइफ में आप इतने ही करोड़ कमा सकते हो, आप इतने ही बड़े आदमी बन सकते हो, इससे ज्यादा मत सोचो, क्योंकि एक बार अगर प्लानिंग मिल गई ना तो वो सामने वाला भी सेट होगा ना, अगर उसको पता है कि मैं लाइफ टाइम में 10 करोड़ ही कमा सकता हूं, तो वो जबरदस्ती क्यों 100 करोड़ का सोच के अपने आप को टेंशन, क्या ये चीजें भी प्रेडिक्ट की जा सकती है? इसको थोड़ा सा ना रिफाइन तरीके से समझना बहुत जरूरी है। पहली बात तो यह है कि हम 12 साल तक कुंडली देखने की कोशिश ही नहीं करते। ओके, ठीक है। वी डू नॉट लुक एट द हॉरोस्कोप, और ये विधान है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कि यू डू नॉट लुक एट द हॉरोस्कोप ऑफ अ किड अनलेस ही और शी और द किड फॉर दैट मैटर इज नॉट कीपिंग वेल। अगर कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, तो ही हमको कुंडली देखनी चाहिए, वरना पैदा होते ही हमने उसकी कुंडली बनाई, ये देखा कि नक्षत्र कोई नेगेटिव तो नहीं है और उसकी शांति कब करनी है, बस उसके बाद उसकी कुंडली बंद करी और रख दिया। अब यू आर बॉर्न विद अ फ्री विल, भगवान ने आपको पिछले जन्म की बहुत सारी पॉजिटिविटी दी है, मजे करो, खेलो कूदो और अपने जीवन को जियो। तो बच्चों का नहीं देखेंगे? नहीं देखते। परफेक्ट। 12 साल के बाद माँ बाप को लगता है कि नहीं यार, मेरा बच्चा जो है वो मेरे अनुरूप नहीं है, मुझे आईएएस बनना था, मैं तो बन नहीं पाया, इसको मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सुनता नहीं है। जी, यही होता है। हाँ, यही बिल्कुल 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 सबके घर पे है। ये वाला बात आदमी ये भूल जाता है कि मैं नहीं बन पाया, वो कहता है मेरे को इसको बनाना है। जी बिल्कुल। तो वो फिर बच्चे जो हैं, बच्चे ने अगर साइंस नहीं लिया 10th क्लास में तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। या फिर हमारे घर में तो सारे साइंस लेते हैं और ये जो है साइंस के बारे में जानता नहीं है, तो मैथ्स के नंबरों से डरता है। तो ये सब चीज़ें माँ बाप के दिमाग में आती हैं और माँ बाप जो है वो ओवर कॉशियस हो जाते हैं। तो वहाँ से हम कुंडली देखना शुरू करते हैं जब बच्चों का सब्जेक्ट सिलेक्शन कराना होता है। एंड माइंड यू कि आप किस विधा के अंदर पारंगत हो सकते हैं, आपकी एक्सपर्टीज कौन से सब्जेक्ट्स में आ सकती है, ये आपके हॉरोस्कोप से पता चलता है। बाय रीडिंग योर 5th हाउस, 2nd हाउस एंड 6th हाउस की कौन कौन से इन्फ्लुएंस आ रहे हैं, तो हम ये सब्जेक्ट्स निकालते हैं। 10th क्लास में आपको साइंस लेनी है, आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है, और मैं आपके प्रोग्राम के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भाई हमको इवेंचुअली गोल क्या है, पैसे कमाने हैं ना। बिल्कुल। ये मत सोचो कि उसने कॉमर्स ले ली, ये मत सोचो कि उसने आर्ट्स ले ली, ये मत सोचो कि उसने अभी ऐसी ह्यूमैनिटीज ले ली जिसका कोई मतलब नहीं है। अगर को पैसे कमाने का योग है तो हो सकता है कि ह्यूमैनिटीज से अच्छा सब्जेक्ट उसके लिए कोई दूसरा न हो, ऐसा भी हो सकता है। तो हम वहाँ से उसको देखना शुरू करते हैं और वहाँ से उसके जीवन को आकलन करना शुरू करते हैं। फिर बच्चे ने अपने 12, 13, 14 साल जीवन पे गुजारे होते हैं, उसके पास अपने पीयर प्रेशर्स होते हैं, उसके पास अपने परिवार का प्रेशर होता है। वो आकर हम उससे पूछते हैं बता भाई क्या पढ़ना चाहता है, क्या नहीं पढ़ना चाहता। तो वो बच्चों के बड़े बड़े मतलब कि वेग से आंसर्स होते हैं कि मैं तो प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं तो जो हूँ वो एयरपोर्ट पायलट बनूंगा, और मैं ये बनूंगा, मैं स्पेस में जाऊंगा। वहां पर हम उनको रोकते हैं कि भाई ये चीजें छोड़ दो, ये तुम्हारे मतलब की है नहीं। अब बहुत सारे बच्चे 18-20 साल तक भी हो जाते हैं, वो कहते हैं मैं तो चावला मैडम की तरह जो है वो स्पेस में ही जाऊंगा, उससे पहले मानूंगा नहीं। चले जाना, लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी ना, उससे पहले फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, उससे पहले स्पेस प्रोग्राम करने पड़ेंगे ना, वो करना तो शुरू करो ना। अभी तक वो टारगेट आएगा 40 साल की उम्र में आएगा, लेकिन उससे पहले ये 20 से लेकर 40 साल तक का पीरियड नेगोशिएट करो, राइट। एंड देन योर टर्म दैट इज सब्जेक्टिव कि कितने करोड़ कमाने हैं। अब वो करोड़ जो है वो मैं बता दूं कि वो डिफाइंड नहीं है। लक्ष्मी योग डिफाइंड है, लेकिन झोला आपको बनाना है। बताओ कितने चाहते हो, तुम क्या करना चाहते हो। अब आप कहो कि मैं ना 500 करोड़ कमाना चाहता हूं, तो 500 करोड़ का आपके पास बेसिस क्या है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ दैट 500 करोड़ रुपए? आप किस तरीके से, सर मैं तो ना रात को जुआ खेलूंगा और सुबह 500 करोड़ होनी चाहिए, मैं तो, मुझे आप ना शेयर बता दो, मैं 6 महीने में पैसे इन्वेस्ट करूंगा और मेरे पास ना मेरे पिताजी ने मुझे 50,000 रुपए दे रखे हैं और मैं 500 करोड़ करना चाहता हूं। तो ये बेसिस, जिसके बेसिस ही ये हो, उसके बाद 500 करोड़ आएगा नहीं। आपको पता है कि उसको तो हम तुरंत ही लाइन पे लेकर आते हैं कि भाई तुम्हारे लिए ना ये सोच, अभी विचार ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए प्रोग्रेशन का रास्ता ये है, 500 करोड़ जाना है ना, लेकिन पहले लेट अस सी कि हम एक
अगले 3 साल के अंदर अगर तुमने 5 करोड़ रुपए कमा लिए मान लो, तो हम 500 करोड़ रुपए का तुम्हारे लिए एक सिस्टम बना के देंगे कि कैसे बन सकता है। लेकिन पहले 5 करोड़ 3 करोड़ पे तो आओ, पहले ये तो लेकर, ये तुम्हारे पास बेसिक जो चीजें हैं, अब उसको जब तक हम फैक्चुअल ग्राउंड पे लेकर नहीं आते, माँ बाप से बच्चे संभलते नहीं है ऐसे, क्योंकि उनके पास सपने पूरे होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो अपने ऐसे स्कूल में पढ़ते हो जहाँ पर उनका जो फ्रेंड हो वो बहुत बड़ी गाड़ी में आता हो, उसके फादर के बहुत अच्छे बिजनेसेस हो, और वहां से वो इंस्पायर्ड हो कि मेरे को ये होना चाहिए या वो होना चाहिए। वहां पर बच्चों के हम विंग्स को ठीक करने की कोशिश करते हैं कि भाई यहाँ से काट दो, यहाँ काट दो, इनको ठीक कर दो। लेकिन बहुधा बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके जो सोच होती है वो कम होती है, यानी कि उनके पास एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि परिवार का सेटअप ऐसा है कि वो उससे ज्यादा सोच नहीं रहे, तब वहां पर उनको बिना बताए हम उनको कहीं पर पुश करने की कोशिश करते हैं कि ये करा दो इनको, ये करा दो इनको, ऐसे करने से उसको अच्छा लाभ होगा। और जैसे ही वो लाभ ज्यादा होना शुरू होता है तो फिर वो आपके पास दोबारा आते हैं 2 साल के बाद कि ये काम तो हो गया, अब आगे कहाँ जाए, तो वो उनको पता ही नहीं चलता कि उनको क्या लेना है क्या नहीं लेना। तो जो लोग विजन थोड़ा सा फ्लक्स में होता है उनको ठीक हो जाता है। सर मुझे एक चीज समझाइए, आपने कुछ समय पहले एक शब्द का इस्तेमाल किया था, पूर्व जन्म के कर्म, कर्म आपने एक यूज किया था जिसको मैं कर्मा समझ रहा हूं। मुझे ये चीज समझना है क्या ऐसा भी होता है, क्योंकि आप इतने क्लाइंट्स के साथ डील कर चुके हैं, कि किसी के लाइफ में कुछ भी फाइनेंशियल स्ट्रेस चल रहा है बहुत समय से, तो वो सिर्फ हॉरोस्कोप नहीं, वो उनके प्रीवियस टाइम का कर्मा का भी कुछ रिलेटेड है, ऐसा भी कुछ होता है? ये मैं क्वेश्चन बहुत बार आंसर कर चुका हूँ, लेकिन फिर आंसर करता हूँ। बेसिकली हो सकता है कि अब लोगों को और अच्छे समझ में आ जाए। बिल्कुल। देखिए, जब आप पैदा हुए, व्हेन यू वर बॉर्न, जब आपने कुछ भी एक्शन नहीं किया, अभी आप रोए भी नहीं है, अभी आपको डॉक्टर को चांटा मारना है और तब आप रोएंगे। आपकी कुंडली जो आज मैं देखूंगा, शायद आप मुझे दिखाएं, तो वो बन चुकी थी ना उस सही समय, क्योंकि पता है कि 8:35 फलानी जगह ये डेट में बन गई। बिल्कुल। कोई ग्रह आपके अच्छे हैं वहां पर, कोई ग्रह हल्के हैं। क्यों हल्के हैं, क्यों अच्छे हैं, क्यों आपकी दशा जो है वो ऐसी चल रही है, शनि की दशा है या राहु की दशा है, पैदा होते ही आपने कुछ भी नहीं किया, अभी आपने तो अभी नर्स को आंख भी नहीं मारी। जी। लेकिन आपको ये कह रहे हैं कि भाई आपका वीनस कमजोर है। करेक्ट। मतलब क्यों कह रहे हैं? तो ये इस जन्म का तो है ही नहीं ना, ये सारा पिछले जन्म का है। ये तो आवंटन है, ये तो आपने जो डीड्स किए पिछले जन्म में उसके आधार पर ये आवंटन हो गया। ओके राइट, कि आपका वीनस अच्छा है या खराब है, शुक्र अच्छा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ब्रह्मा जी क्या कहते हैं वो समझिए जी, कि षष्ठी के दिन मैंने आपकी कुंडली को बना दिया। जो कुंडली मिलती है वो षष्ठी के दिन, षष्ठी की पूजा होती है, छठी की पूजा बोलते हैं जिसको, वो षष्ठी के दिन आपकी कुंडली बन जाती है। वो पंडित जी बना देते हैं कि ये लो ये लो ये लो ये लो, बनती है 6 दिन पहले, लेकिन षष्ठी के दिन बन जाती है। कहते हैं ये लो भैया तुम्हारी कुंडली है, पिछले जीवन में तुमने ये सब किया था, इस जीवन में यदि तुमने अपने आप को मॉडिफाई नहीं किया तो जैसे पिछले जीवन में किया था वही कट पेस्ट इस जीवन के अंदर हो जाएगा। तो वो कहते नहीं है कि सब कुछ तो पहले लिखा है, ये लिखा हुआ है कि हाँ अगर कुछ नहीं किया, जहां पैदा हुए वही खा लिया, वही पी लिया, पिताजी ने बोला कि यहाँ चले जाओ, भैंस चराए आओ या खेती कर लो, या मेरा ये वाला काम है इस पे जाकर दुकान पे बैठ जाओ, तो आपने जो कुछ नहीं किया, मान लो जैसे जैसे आपको बताया गया आपने वैसे कर लिया, तो आपने कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया अपने पिछले जीवन में, तो वो कट पेस्ट होके इस जीवन में आ जाएगा। अब यहीं पर फ्री विल का काम आता है कि जो जुपिटर आपकी कुंडली के अंदर है वो कहता है कि भाई कुछ तो कर्म कर, कुछ तो काम कर, कुछ तो बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने जीवन से को चेंज कर। जो पिछले जीवन में अच्छा था उसको अच्छा छोड़, और जो खराब था या हल्का था या जो एवरेज था उसको एवरेज आउट करो। वाह, क्या खूबसूरती से आपने इसका आंसर दिया है। सर मुझे एक चीज बताइए, क्या आपके पास अगर कोई आता है, या इन जनरल भी हम पूछ रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ हॉरोस्कोप, एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल द विद्या, क्या हम ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति शेयर मार्केट के लिए बना है, कौन सा व्यक्ति बिजनेस के लिए बना है, कौन सा व्यक्ति डॉक्टर बनने के लिए, क्या ये भी डिसाइड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और इसमें कोई अपवाद भी नहीं होता। अगर मैं ये बात करूं कि आपकी कुंडली के अंदर मैं ये देख सकता हूं कि आप पैसा किससे कमाओगे, लक्ष्मी योग। अब यहाँ पर ना बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत लोग ये सोचते हैं जब तक हम बिजनेस नहीं करेंगे हमारे पास पैसा नहीं आएगा, ये लोग सोचते हैं, लेकिन ये भ्रम में है वो लोग। क्योंकि
नौकर होके भी, किसी के अधीनस्थ रहकर भी आप बहुत अच्छी तरीके से अपने लक्ष्मी या धन योग को एक्सप्लॉइट कर सकते हो। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो कुंडली के अंदर ये देखना बहुत जरूरी है कि आपकी लक्ष्मी योग किस तरीके से एक्सप्लॉइट हो रहा है। वो अधीनस्थ होके यानी कि नौकरी करके हो रहा है, या फिर अपने अंदर अधीन रख के लोगों को हो रहा है। ओके। राइट? या आप एक एम्प्लॉयर हो गए हो या एम्प्लॉई हो, तो यू हैव टू सी दैट थ्रू विच योगा, एम्प्लॉई योगा या एम्प्लॉयर योगा, दैट योगा गेट्स एक्टिवेटेड। तो हम तभी कहते हैं कि यार मत करना, तू बिना मतलब में क्यों टेंशन ले रहा है, तेरा तो नौकरी करके काम चल रहा है। बिल्कुल। या फिर हम कहते हैं भाई तू बिजनेस कर ले, क्योंकि बिजनेस करके तो बहुत मजा आ रहा है, उससे ही तेरा जो है वो लक्ष्मी योग एक्टिवेट हो रहा है। ओके ओके। भारत के अंदर आधे लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएंगे यदि वो बिजनेस या नौकरी उस प्रकार से कर लें जिस प्रकार से उनकी कुंडली में लिखा हुआ है। यानी कि ये भारत सरकार के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि सही तरीके से मैन पावर का उपयोग करवा दें, तो कुंडली दिखवा के तो वो सही तरीके से काम करके अपनी वास्तव में जो है वो जो 40% लोग अभी गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, वो सबके सब ठीक ठीक तरीके से ऊपर पहुंच जाएंगे। तो ये समझने की बात है। तो ये बात हो गई क्लियर। इसके बाद आपने पूछा मुझसे कि शेयर मार्केट के अंदर योग होता है कि नहीं होता। तो एक प्लैनेट होता है कुंडली के अंदर मर्क्यूरी का, बुध, जो कि कारक होता है या डूअर होता है शेयर मार्केट का। अगर वो आपके लिए अच्छा प्लेस्ड है तो आपको शेयर मार्केट से फायदा होता है, और यदि वो आपके अगेंस्ट प्लेस्ड है कुंडली के अंदर, आपको शेयर मार्केट से नुकसान होता है। लेकिन यहां पर कैच है, हम उस मर्करी को अच्छा कर सकते हैं। Yes. Okay. अगर खराब भी प्लेस है तभी अच्छा कर सकते हैं। अब वो अच्छा कैसे कर सकते हैं समझिए। हम मरकरी को टेम कर सकते हैं, यानी कि हम उसको किसी तरीके से को शिक्षित कर सकते हैं कि तुम जो हो इस प्रकार से मुझे एक्ट करो। शिक्षा कौन कौन से ग्रहों से मिल रही है ये समझने की बात है। वो मरकरी कैसे ट्रेन होगा ये कुंडली बताती है कि ये ट्रेन हो सकता है दीर्घकालीन में, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हो सकता है। हम कहते हैं कि भाई इधर आ, कुंडली में तेरे योग नहीं है, लेकिन तू अगर सपोज थोड़ी सी शिक्षा ले ले तो तू लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के अंदर मास्टर हो सकता है। गो एंड डू इट। या फिर हम कहते हैं कि भाई तुम्हारी कुंडली के अंदर डेरिवेटिव मार्केट के अंदर बहुत अच्छा योग नजर आता है। यू कैन डू दैट, राइट? ट्रेन योरसेल्फ इन दैट और अपनी बुद्धि लगा के काम करो। किसी को कहते हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं यही काम पूछते हैं, साहब डेरिवेटिव मार्केट और इंट्राडे, सर पैसा तो यहीं पर है। बिल्कुल। इतने पैसे लगाए थे, घर से लगाए थे 1 लाख रुपए, और एक दिन वो 3 लाख हो गए, लेकिन एक दिन आया कि वो 1 लाख भी चले गए अपने और सारा साफ हो गया। बिल्कुल। तो ये कुंडली का एक योग है जो कि समझना चाहिए कि अगर ये योग है तो आप डेरिवेटिव मार्केट में या इंट्राडे के अंदर निवेश मत कीजिए। अपने आप को आप जो है लॉन्ग टर्म मार्केट के अंदर कीजिए। यदि कोई आपको एस्ट्रोलॉजर ये बोलता है कि आपका जो शेयर मार्केट के अंदर काफी अच्छा होल्ड है, तो ये उससे जरूर अगला क्वेश्चन पूछना चाहिए, सब किस में है, लॉन्ग टर्म में है कि शॉर्ट टर्म में है कि मीडियम टर्म में है। तो वो आपको ये खोल के बताएगा कि किस चीज के अंदर आपका है, कौन से सेक्टर्स के अंदर हो सकता है। सेक्टर इतना मैटर नहीं करता जितना मैटर ये करता है कि आपको कौन से आप उसमें जाइए, लॉन्ग टर्म में जाइए कि आप शॉर्ट टर्म में जाइए। ये आपके लिए काफी अच्छी तरीके से इवैल्यूएशन हो सकता है। सर जब शेयर मार्केट की बात हो ही रही है तो सीधे एक पॉइंट का पूछ लेते हैं। 2020 में ऐसा क्या हुआ था, मतलब मैं कोविड के हिसाब से नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि बाजार आपने देखा होगा बहुत बुरी तरीके से गिरा हुए थे, बहुत हाहाकार मच गया था, ऊपर से 40-50% गिर गया था। क्या उस समय पे आपने कुछ एनालाइज किया था इन टर्म्स ऑफ प्लैनेट्स या एस्ट्रोलॉजी या हॉरोस्कोप वो हुआ था? और दूसरा, ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल होगा, ऐसा वापस आपको कब लग रहा है तो हम लोग थोड़ा पैसा साइड में रखें उस समय पे लगाने के लिए? देखिए अब उस समय जब ये एक क्रैश हुआ था, एक क्रैश ये हुआ था, और मुझे याद आता है कि 2008-9 के अंदर भी एक ऐसा क्रैश हुआ था जब बुरा हाल था, मतलब कि ब्लड बाथ हो गया था एक तरीके से। तो ऐसे समय पे वास्तव में जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं, नेपच्यून और प्लूटो, उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। नॉर्मल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम उनको उपयोग नहीं करते, लेकिन जब हम डेरिवेटिव मार्केट के अंदर जाते हैं या फिर हम जब निफ्टी की चाल को या सेंसेक्स की चाल को इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं तो उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। और नॉर्मली मैं जब ऐसी चीज़ों को पढ़ता हूँ तो
जो लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं उनको मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ कि भाई अगर लॉन्ग टर्म के हैं तो तुम चुपचाप रहो, चिंता मत करो, क्योंकि ये 2-2.5 महीने का स्विंग है, उसके बाद आपका ठीक हो जाएगा। तो यदि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद रखी है तो आप रोज तो फोन करके पूछते नहीं हो कि क्या रेट चल रहा है या नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ यदि आप रोज के हिसाब से जो है वो अटेंटिव हो तो आपको दिखेगा कि मैं ये कहता हूँ कि थोड़ा रुक जाओ, शांत हो जाओ, अपने आप को 15-20 दिन के लिए विड्रॉ कर लो, मत करो, क्योंकि इस समय मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव है। यदि आपको नेगेटिव सेंटिमेंट के करने के अंदर विधा आती है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जो जो एक्सपर्ट्स होते हैं जिनका बुध जुपिटर के साथ बहुत अच्छा अलाइंड होता है, उनको फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट ऊंची जाए या नीचे जाए, उनको पता होता है कि नीचे भी मार्केट जा रही होगी तो कैसे कमाना है। तो फॉर देम उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनके लिए तो उन्होंने अपने सारे स्टेक्स को रीएडजस्ट कर दिया और उनको वहां से जो है वो पैसा मिलना शुरू हो गया। तो यहां पर ये मुझे पता होता है कि कौन सा व्यक्ति रीएडजस्ट कर सकता है और कौन सा व्यक्ति जो है वो रीएडजस्ट करने में उसको दिक्कत आएगी। तो हमारा कौशन उसी प्रकार से उनको चला जाता है। और सर आने वाले समय में अगर आप कुछ ऐसा बता सके जो आपने अगर किया है उस पर थोड़ी एनालिसिस। देखो इतना ज्यादा काम होता है कि 5-6 महीने से ज्यादा जो है ज्यादा एनालिसिस हो नहीं पाता। ठीक है। क्योंकि हम जो है और वो भी 15-15 डेज के ब्लॉक में देखते हैं। ठीक है। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बस यही क्लैरिफाई करना था। सर मेरे 2 और प्रश्न हैं आपसे, अगेन थोड़ा प्रोफेशन से रिलेटेड है। काफी सारे लोग होते हैं जो काफी समय तक एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में चले जाते हैं, जैसे कि मैं अगर कुछ नाम ही लेता हूं, जैसे चेतन भगत जी थे, उन्होंने बहुत समय तक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करी, फिर उस समय पे कोई नहीं जानता था उनको, ठीक है वो आईएम और जो भी हो वो भी लोगों को पता लगा जब उनने किताब लिखनी शुरू करी। वैसे ही काफी सारे लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा समय एक प्रोफेशन में दे देते हैं और फिर अचानक से कुछ स्विच करते हैं और उनके लाइफ में कुछ मैजिक हो जाता है। मेरे 2 सवाल है मैं आपसे, क्योंकि इंटरनल बात समझना चाहूंगा, आपको ऐसा लगता है कि ये लोग फाइनली किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं या किसी सही व्यक्ति से मिलते हैं जो कहते हैं कि भाई तुम गलत लाइन में हो? और दूसरा, जो हमारे व्यूअर्स अभी देख रहे हैं जिनको सर बहुत लोगों को ना मेरे ही सर्कल में स्टक फील करते हैं कि यार ठीक है खाने पीने का हो जा रहा है, रहने का है, जितना मेहनत करो उतना मिल रहा है, लेकिन सफोकेशन हो जाता है, क्या हॉरोस्कोप, एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी इस चीज में भी हेल्प कर सकता है? हाँ, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसका एक तरीका बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको नेम फेम चाहिए या फिर आपको अपना पैशन फॉलो करना है। तो बहुत बार क्या होता है कि ये 45, 50, 55 में जो लोग पहुंच जाते हैं उनको लगता है यार बहुत कुछ कर लिया, परिवार को साथ दिया है हमने, अब कविता करने का मन करता है या वो जो हमने चीज़ें सोची थी बचपन में वो करने का मन करता है। और उनके पीछे ये आइडिया उनको नहीं होता है कि इससे वो कोई फेम की जो कॉर्ड है उसको भी स्ट्राइक कर सकते हैं। तो वो लोग जो हैं वो बहुत बार फेम की क्वार्ड को स्ट्राइक कर लेते हैं अनजाने के अंदर, उनको पता ही नहीं होता कि इससे जो, क्योंकि वो तो अपना पैशन फॉलो कर रहे होते हैं कि चलो यार अब बहुत दिनों तक अपने परिवार को मैंने साथ दिया, अब मैं जो हूं अपने काम के लिए जा रहा हूं। उनको किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो तो पैशन को फॉलो करना है तो करना है। अगर मेरे को मजा आता है भैंस चराने में या मेरे को एक छोटा सा एक ऐसा यूनिट बनाना था जिसके 5-7 मुझे गाय रखनी थी और उनकी मुझे सेवा करनी थी, तो मेरा पैशन है। हो सकता है कि वो बहुत बड़ा हो जाए, हो सकता है इतना बड़ा हो जाए कि मेरे पास 500, 1000, 1500 गाय हो जाएं और मेरा नाम जो है वो बढ़ जाए, ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं तो सिर्फ पैशन फॉलो करने गया था। वो लोग जो कि पैशन के अंदर नाम ढूंढते हैं उनको मेरी जरूरत पड़ सकती है, कि वो मैं बता सकता हूं कि तुम पैशन फॉलो करोगे तो तुम्हारा जो नाम है, यानी कि तुम्हारा पैशन राहु के साथ एसोसिएटेड है कि नहीं है, तुम्हारा नाम वायरल होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर 2 लोग किस्म के लोग हो गए, जिनको तो मजे लेने हैं, पैशन फॉलो करना है तो करो जाकर भाई। लेकिन यदि तुम ये सोच रहे हो कि पैशन के पीछे मेरा नाम भी होना चाहिए, तो फिर मैं बैठा हूं देखने के लिए कि होगा कि नहीं होगा। Okay. और आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था? सर मैं इस दूसरे क्वेश्चन की जगह उसी को थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन बना देता हूं, अगर आप तैयार हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो ट्रिक क्वेश्चन ये है, 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, दोनों एकदम, अब दोनों के पास 10-10 लाख रुपए, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस में।
एक के पीछे है सिर्फ एक बिजनेस कोच, लेट्स से कोई भी XYZ दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस कोच, 10 साल का टाइमलाइन है, और एक के पीछे है एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के चैंपियन जो है आप। अब ये ट्रिक क्वेश्चन है और आपको रीजन देना पड़ेगा सर, ताकि लोगों को इसकी वैल्यू समझ में आए। आने वाले 10 साल में आपको क्या लगता है, एक जन है जिसने सरेंडर कर दिया कि सर बिजनेस का एक्यूमेन दोनों का सेम है, दोनों मेहनत करने, दोनों मतलब आप समझिए पूरे भाई भाई हैं, एकदम सेम जैसा है। वैसे तो मुझे पता है आंसर क्या आएगा, बट मैं रीजन के साथ जानना चाहूंगा आपको क्या लगता है। और ये वाला व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी, होरोस्कोप किसी चीज पे बिलीव नहीं करता, ये बोलता है नहीं होता है। ऐसे होते हैं सर, मतलब मेरे सर्कल में कुछ लोग नहीं मानते हैं, बट ये है वो बोलता है कि नहीं मैं पूरी मेहनत करूंगा, शिद्दत करूंगा, लेकिन सर से गाइडेंस, सर ने अगर कहा ये, तो आपको क्या लगता है दोनों में से सबसे पहले एक माइलस्टोन पे कौन पहुंचेगा अगले 10 साल में? हम एक लंबा टाइम लेते हैं, क्योंकि मैं समझ चुका हूं आपसे इतनी वार्तालाप करके कि हम ऐसे भी नहीं बोल सकते कि एक महीने में ही सारा चीज पलट जाएगा, वो तो संभव नहीं है। तो क्यों, और आप अगर आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं मतलब, तो क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लगता है इनके पास एडवांटेजेस क्या क्या होंगे, वो बता दीजिए। क्या बात है। सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो, बट मुझे बुरा नहीं लगा। जी, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बड़ा सिंपल तरीके से बताना चाहता हूँ जी। जो पहला व्यक्ति है जो कि बिलीव नहीं करता एस्ट्रोलॉजी में, जिसके पास एक बिजनेस कोच है, उसकी सक्सेस की गारंटी नहीं है। जी। और जिसके पास मैं हूं जी, उसके सक्सेस की गारंटी है, जरूरी नहीं है कि बिजनेस में हो। मैं उसको ये कह सकता हूं कि भाई बिजनेस मत कर, दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी, यू शुड बी गोइंग फॉर अ जॉब। आप बात समझ गए मेरी बात? बिजनेस कोच वाला की सक्सेस की गारंटी नहीं है, वो उसका एक्यूमेन है, हो सकता है वो खुद एनालाइज कर रहा हो, लेकिन वो जो है आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट हिम, बट आई कैन से फॉर दिस पर्सन जो मेरे पास आया है कि उसका सक्सेस 100% है। इट मे नॉट बी इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। सिंपल तरीके से, लेकिन जो सॉलिड आंसर दे दिया आपने, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूरी तरीके से, कॉन्वर्सेशन ही आउट ऑफ सिलेबस चल रहा है, लेकिन सर मतलब ये तो मैं खुद इंप्रेस हो गया उस चीज से कि ये वाली चीज है। सर फाइनली एक आखिरी सवाल है, तब से दिमाग में चल रहा है तो सोचा आपसे पूछ क्यों ना लूं। सर आपके प्रोफाइल, बायोडाटा जहां भी देखता हूं, मैं देखता हूं वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अब एक मैंने तो सुना एस्ट्रोलॉजी है और वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी सुना है, दोनों में क्या कुछ अंतर होता है, ये थोड़ा बता दीजिए। हाँ, थोड़ा सा फर्क होता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो हमारी एस्ट्रोलॉजी है, इंडियन एस्ट्रोलॉजी है, और ये जनित होती है वेदों से, और वहाँ पर उसका बखान है, और हमारे जो ऋषि मुनि जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करी हुई हैं वहाँ से होती है। और जब हम बात करते हैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की, तो उसके अंदर नॉर्मली वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी आती है, या फिर उसके अंदर और सारी विधाएं भी आ सकती हैं जो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी से अलग होती है। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की अगर बात करूं तो हमारी जो है वो बहुत परिपूर्ण है, और हम नाज करते हैं उसके ऊपर, हमको प्राइड है उसके ऊपर। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी चल रही है, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी अगर होगी तो इसका मतलब वो बातें कर रहा होगा दशाओं की, वो बात कर रहा होगा नक्षत्र की, वो बात कर रहा होगा नाड़ियों की, वो बात कर रहा होगा पराशरी ज्ञान की, वो बात कर रहा होगा जैमिनी की, वो बात कर रहा होगा केपी की। और अगर हम बात करेंगे दूसरी एस्ट्रोलॉजी की, वेस्टर्न की बात करेंगे, तो वो हाउसेस की बात कर रहा होगा, वो थोड़ा सा हल्का। ओके सर, मिलके आपसे जितनी प्रसन्नता हुई उससे ज्यादा जो सेकंड लास्ट सवाल पूछा उसके लिए ज्यादा प्रसन्नता हुई है। सर आप यहाँ पर आए इसके लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं एक और आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ। अच्छा, ये बोनस है जो लोग यहाँ तक टिके हैं, आप लोगों के टिके हो कमेंट्स में एंड लिखना ताकि हमको पता लगे एंड तक थे, और पार्ट 2 लिख दीजिएगा अगर चाहते हैं कि सर वापस आए। सर मेरा आखिरी सवाल ये है, क्या आप आए हो, पॉलिटिक्स का नहीं पूछा तो मेरा हजम नहीं हो रहा है, आपको क्या लगता है भारतीय पॉलिटिक्स आने वाले जो भी टाइम फ्रेम आपने जहां तक स्टडी करी है, ये कहां पे जाएगी? क्या हमारे जो अभी पॉलिसी मेकर्स है वही रहने वाले हैं, बदलने वाले हैं, कुछ ऊपर नीचे वहां पर हो सकता है? क्या आपके इसके अराउंड कुछ प्रेडिक्शन है? सब कुछ सेम रहने वाला है। तो वो आपके जितने भी दर्शक हैं जो कि बिजनेस करते हैं और थोड़े से डर रहे हैं या कांप रहे हैं कि यार चेंज ना हो जाए, ये निवेश करूं ना करूं, तो कम से कम अपने पॉलिटिकल सिस्टम को दिमाग में रख के आप सोचिए कि वो सब कुछ सेम है। उसके बाद कुछ पूछना है तो मैं बैठा हूं बताने के लिए।
और तो गाइज मेरे हिसाब से इससे बेहतर एंडिंग नहीं हो सकती है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आप हमारे चैनल पे आए। एंड गाइज आपको ये वीडियो कैसा पसंद है, आपके जो भी सवाल है दिमाग में वो प्लीज मेक श्योर आप कमेंट्स में कीजिए, ताकि सर जब हमारे साथ नेक्स्ट टाइम बैठे तब हम सर से ये सवाल पूछ सके। आपको क्या पसंद आया, क्या सवाल आपके हैं वो सब लिखिए। और कुछ भी पसंद आया तो एक चीज है जिसमें आप कंजूसी मत कीजिए, वो होता है लाइक करने में। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और फिर मिलेंगे एक और पॉडकास्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू। नमस्कार।